नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 जून 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल स्वदेश इनिशिएटिव के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, बहुत से भारतीय कोविड-19 की महामारी से पहले विदेशों में काम कर रहे थे, लेकिन महामारी फैलने के बाद वापस भारत लौट रहे हैं वंदे भारत मिशन के अंतर्गत। अब ऐसे लोगों को देश में रोजगार प्रोवाइड करना एक चुनौती है और ऐसे लोगों को ही रोजगार प्रोवाइड करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, स्वदेश इनिशिएटिव। होगा क्या? देखो, ऐसे लोग जो पहले विदेशों में काम कर रहे थे वापस भारत आ रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर उनको एक फॉर्म फिल करना होगा, बताना होगा कि उनके पास कौन सी स्किल है, विदेशों में उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया, एक्सपीरियंस कितना है, कैसा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब दी जाएगी विदेशों से आने वाले सिटीजन्स के द्वारा, उनका एक कार्ड बनेगा, स्किल कार्ड। यहाँ पर देखो, स्वदेश स्किल कार्ड दिया जाएगा सभी लोगों को जो इस प्रकार का फॉर्म भरेंगे। और बाद में ये जो डेटा तैयार होगा, ये देखो डेटा शेयर किया जाएगा विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री एसोसिएशंस और एम्प्लॉयर्स। इन स्टेक होल्डर्स के पास अगर कोई वैकेंसी अवेलेबल होगी तो बुला लिया जाएगा इन लोगों को बाकी लोगों के साथ साथ। कौन कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व हैं इस इनिशिएटिव में? देखो, ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की एक इम्प्लीमेंटिंग आर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC। ये बॉडी स्वदेश इनिशिएटिव की इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट कर रही है। समझ गए? तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया स्वदेश इनिशिएटिव के बारे में। विदेशों से जो भारतीय लौट रहे हैं उनकी स्किल संबंधित डेटा को शेयर किया जाएगा वेरियस कंपनीज के साथ ताकि उनको जॉब मिल सके। नेक्स्ट आर्टिकल आर्सेनिकम एल्बम 30 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, ये एक होम्योपैथिक ड्रग है। इसके बारे में काफ़ी डिबेट चल रही है। क्यों? क्योंकि काफ़ी स्टेट्स और आयुष मिनिस्ट्री इस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर रही है, रेकमेंड कर रही है लोगों को कि आप कोविड-19 के अगेंस्ट प्रिवेंशन के लिए ये ड्रग ले सकते हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि अभी WHO ने सर्टिफाई नहीं किया है, कोई सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो कैसे आप इस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सकते हो? कैसे बनती है ये ड्रग आर्सेनिकम एल्बम? देखो, आर्सेनिक जो एक मेटल होता है, इसको डिस्टिल्ड वाटर में गर्म किया जाता है। डिस्टिल्ड वाटर देखो वो वाटर होता है जिसे पहले बिल्कुल उबाल के वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है और बाद में एक अलग से कंटेनर में उसे कंडेंस किया जाता है। तो ऐसे पानी को कहा जाता है डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर के साथ आर्सेनिक को गर्म किया जाता है कई बार 3 दिनों तक, तब जाके ये आर्सेनिकम एल्बम 30 बनता है। जैसा आपको पता है, काफ़ी बार हम डिस्कस भी करते हैं, पानी में अगर देखो आर्सेनिक का कंटामिनेशन होता है तो इससे बॉडी को काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं अगर उसी पानी को कंज्यूम किया जाता है। इसके साथ साथ अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है बॉडी का इस मेटल के अगेंस्ट, तो इससे स्किन कैंसर हो सकता है, पल्मिनरी या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी हो सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि आप आर्सेनिकम एल्बम 30 रेकमेंड कर रहे हो, इससे बॉडी को नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो होम्योपैथ ड्रग है इसमें आर्सेनिक की मात्रा 1% से कम है और माना यह जाता है कि आर्सेनिकम एल्बम इसका इस्तेमाल हो सकता है बॉडी में जलन को कम करने के लिए। इसके अलावा एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, कोल्ड, अल्सरेशंस और बर्निंग पेन्स, इन सब की ट्रीटमेंट के लिए भी आर्सेनिकम एल्बम को यूज़ किया जाता है। कोविड-19 की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कहती है कि आप खाली पेट 3 दिनों तक डोज लीजिए आर्सेनिकम एल्बम 30 की। इससे आप प्रिवेंशन सिक्योर कर सकोगे कोविड-19 इन्फेक्शन के अगेंस्ट। यहाँ पर देखो, ये जो प्रोफाइलेक्टिक वर्ड है,
इसका मतलब होता है रोग निरोधी, यानी रोगों का निदान करने वाली मेडिसिन। कंसर्न ये है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, WHO ने अभी तक कोई गाइडलाइन इशू नहीं किया है इस ड्रग के ऊपर, और अभी तक कोई ऐसा एविडेंस भी सामने नहीं आया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, जो पाक अधिकृत कश्मीर है यानी PUK, यहाँ पर झेलम रिवर के ऊपर चाइना के द्वारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत ये कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश किया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी होगी 1124 मेगावाट, मतलब इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 1124 मेगावाट पावर प्रोड्यूस होगी। चूँकि देखो, पाक अधिकृत कश्मीर ये इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो इंडिया ने अपने कंसर्न्स रेज किए हैं खास करके चाइना से कि भैया आप हमसे पूछे बिना इस एरिया में कैसे ये प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश कर रहे हो, क्योंकि हमारे अनुसार इस पार्ट पर हमारा क्लेम है और पाकिस्तान ने गलत तरीके से इस एरिया पर कब्जा करके रखा है। रिवर का नाम याद रखिएगा, झेलम रिवर के ऊपर है ये कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 3 पक्षीय एग्रीमेंट साइन हुआ है इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए। सबसे पहले चाइना की 3 जॉर्जिस कॉरपोरेशन, दूसरे नंबर पे पाक अधिकृत कश्मीर में जो अथॉरिटीज़ हैं वो, और तीसरे नंबर पे प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड। चाइना पाकिस्तान एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश किया जा रहा है, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ऑलमोस्ट 5 बिलियन यूनिट्स, इसको पाकिस्तान के कंज्यूमर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट के बारे में है। ये क्या होता है, बेसिक्स की बात पहले करते हैं। देखो, मान लीजिए 2 देश हैं A और B, इन दोनों के बीच ये एग्रीमेंट साइन होता है, और एग्रीमेंट के तहत A देश की आर्मी जो है वो B देश में जाती है। तो A देश की आर्मी जब B देश में जाएगी तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे, लीगल स्टेटस क्या होगा, गाइडलाइंस क्या होंगी, ये सब चीज़ें डिफाइन होती हैं इस विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट में। मान लीजिए USA और फिलीपींस के बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो USA की मिलिट्री जब फिलीपींस में जाएगी, वहाँ पे ऑपरेट होंगी, तो किस प्रकार से उनके द्वारा बिहेव किया जाएगा, कौन से रूल्स को फॉलो किया जाएगा, क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या लीगल स्टेटस होगा, ये सब चीज़ें डिफाइंड है विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट में। लेकिन हमने सिर्फ एग्जांपल डिस्कस किया USA और फिलीपींस का। ये तो देखो किन्हीं भी देशों के बीच साइन हो सकता है। अभी हुआ क्या है, गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस ने USA के साथ ये विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट साइन किया था 1988 में। तो इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद USA की आर्मी कभी भी आ सकती थी फिलीपींस में। वीज़ा संबंधित नॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा आसान थे, लेकिन देखो पिछले 10 सालों में, या फिर आप कह सकते हो स्पेसिफिकली पिछले 6-7 साल में, जब से ये फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं रोड्रिगो, फिलीपींस चाइना के काफ़ी करीब चला गया है। तो फिलीपींस में मांगे उठ रही थी कि USA के साथ ये जो एग्रीमेंट पहले साइन हुआ था विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट, इसे कैंसिल किया जाए। इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए 180 दिनों का नोटिस देना पड़ता है, और इस साल के शुरुआत में यानी फरवरी में फिलीपींस के द्वारा ये नोटिस दे दिया गया था USA को कि भैया हम आपके साथ ये विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट साइन जो हुआ था इसे कैंसिल करना चाहते हैं। लेकिन देखो अब फिलीपींस ने ये फैसला लिया है कि सिचुएशन बदल चुकी है, इसलिए हम फिलहाल इस एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। मतलब USA ने राहत की सांस ली है। USA का कहना है कि फिलीपींस का डिसीजन अच्छा है, जब तक ये एग्रीमेंट रहेगा फिलीपींस में USA की मिलिट्री आसानी से आ सकेगी, ऑपरेट कर सकेगी। फ़ायदा क्या होता है इससे USA को? फ़ायदा देखो सीधा सीधा हो सकता है, क्योंकि चाइना को कंटेन करना चाहता है USA, तो चाइना के आसपास देशों में अगर USA के बेस होंगे या फिर USA के पास ऑपरेशंस की आज़ादी होगी, तो चाइना
के ऊपर ज़्यादा दबाव बनाया जा सकेगा और अगर आवश्यकता पड़ती है तो चाइना को बेहतर ढंग से काउंटर किया जा सकता है। युद्ध तो देखो संभावना फ़िलहाल काफ़ी कम है, लेकिन अगर होता भी है तो लोकेशंस अच्छी होंगी यूएसए के पास लड़ाई लड़ने के लिए। ये फिलीपींस है, यहाँ पर चाइना है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट। ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट एफर्म करता है 1951 की म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी को, इसके साथ साथ 2014 की इनहेंस डिफेंस कॉरपोरेशन एग्रीमेंट को। नहीं, ये कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल बुद्धिस्ट रॉक कार्विंग्स ऑन गिलगिट बाल्टिस्तान से संबंधित है। देखो ये पवित्र रॉक है हुंजा की, कहाँ पर है? गिलगिट बाल्टिस्तान, जो अभी फ़िलहाल पाक अधिकृत कश्मीर में है, वहाँ पर है ये हुंजा रॉक। और इस हुंजा रॉक के ऊपर इस प्रकार की नक्काशी है, कार्विंग्स हैं, इमेज छपी हुई है। इतिहास की बात करें तो ये जो कार्विंग्स हैं हुंजा रॉक के ऊपर, ये देखो फर्स्ट मिलेनियम एडी तक पुरानी है। और ये रॉक कहाँ है? ये रॉक हुंजा रॉक जो है ये एक पहाड़ी के ऊपर है और हुंजा रिवर के ईस्ट में है। अब क्वेश्चन उठता है, इस हुंजा रॉक के ऊपर ये जो नक्काशी है वो किसकी है? थीम क्या है? देखो ये मेनली बुद्धिज्म से संबंधित कार्विंग्स हैं, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो। ये जो पूरा सर्कल है ना बुद्धिज्म का, तिब्बत, लद्दाख, उसी का ये पार्ट है हुंजा रॉक। और काफ़ी जो ये इमेजेस हैं ये देखो प्री हिस्टोरिक ईरा की हैं। मेनली ये जो पवित्र रॉक है ये दो पोर्शंस में डिवाइडेड है, एक अपर पोर्शन और उसके नीचे लोअर पोर्शन। दोनों ही पोर्शंस पर कार्विंग्स हैं, यानी नक्काशी हैं, और ये प्री हिस्टोरिक ईरा की हैं। पहले इस साइट पर काफ़ी सारे बुद्धिस्ट शेल्टर्स भी थे एंशियंट टाइम में, लेकिन देखो समय के अनुसार वो बुद्धिस्ट शेल्टर्स जहाँ पर बुद्धिस्ट मोंक्स विश्राम किया करते थे वो कोलैप्स हो गए हैं। अब बात करते हैं ये हुंजा रॉक की हम बात क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों न्यूज़ में आई है ये हुंजा रॉक। इस हुंजा रॉक को देखो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस्लाम से संबंधित स्लोगन्स लिख दिए गए, यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा चिपका दिया गया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है जो पाकिस्तान और चाइना के द्वारा मिलकर एक डैम इस्टेब्लिश किया जा रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान में, डायमर भाषा डैम, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। इस डैम के अगेंस्ट इंडिया ने कंसर्न्स रेज किए थे और उसी के अगेंस्ट कुछ शरारती तत्वों ने ऐसा किया है। इंडिया ने इसके अगेंस्ट भी कंसर्न्स रेज किए हैं। तो हुंजा रॉक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है कहाँ पर है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। इन चारों स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और मन में सोच लीजिए कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है, कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट रॉक ऑफ हुंजा के बारे में, ये कार्व्ड रॉक एज वेल एज कल्चरल हेरिटेज साइट है पाकिस्तान में, गिलगिट बाल्टिस्तान में। बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत है? लोकेशन देखिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्वदेश इनिशिएटिव, इसमें क्वालिफाइड सिटीजन्स का एक डेटाबेस तैयार होगा उनके स्किल सेट के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से, और उस डेटा सेट का यूज़ किया जाएगा इंडियन और फॉरेन कंपनीज के साथ शेयर करने के लिए। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस का। बाकी इन्फॉर्मेशन तो सही है लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये इनिशिएटिव है। वैसे तो देखो 2 और भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करेंगी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये सबसे ज़्यादा मेन है क्योंकि इसी की एक आर्म NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट इंडस रिवर के ऊपर बिल्ड किया जा रहा है। कैपेसिटी इतनी होगी 1124 मेगावाट। कहाँ पे? पाक अधिकृत कश्मीर में।
अब देखो, देखने में ये स्टेटमेंट सिंपल है, लेकिन 3 फैक्ट्स हैं इस स्टेटमेंट में। सबसे पहले रिवर चेक करो, उसके बाद कैपेसिटी चेक करो, तीसरे नंबर पे लोकेशन चेक करो। तो इसका आंसर गलत है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है झेलम रिवर के ऊपर, ना कि इंडस रिवर के ऊपर। सबसे लास्ट में, आर्सेनिकम एल्बम 30 इज ए एलोपैथिक ड्रग कैन बी यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19 एज रिकमेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। बताइए स्टेटमेंट सही या गलत? गलत। गलत क्यों? गलत इसलिए क्योंकि आर्सेनिकम एल्बम 30 जो है ये होम्योपैथिक ड्रग है, ना कि एलोपैथिक। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।